हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 केमिस्ट्री का अध्याय नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है बिलियन, वो पढ़ रहे थे। इससे पहले वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, और उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे बिलियनों की सांद्रता को व्यक्त करने वाली सांद्रता इकाइयाँ। बिलियनों की सांद्रता को व्यक्त करने वाली सांद्रता इकाइयों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहली सांद्रता इकाई पढ़ेंगे हम, भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत। अब इसको लिखते कहते हैं, तो इसको लिखते हैं स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू बाई परसेंटेज से लिखते हैं। अब बात करेंगे ये होती क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत। तो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को भार या द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, जिसे स्मॉल डब्ल्यू बाई कैपिटल डब्ल्यू परसेंटेज से व्यक्त करते हैं। यानी 100 ग्राम बिलियन के अंदर विलय की जितनी मात्रा ग्राम में उपस्थित है वो क्या कहलाएगी, आपकी भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगी। एग्जाम्पल की अगर इसके सूत्र की बात करें तो सूत्र क्या रहता है, इसका सूत्र रहता है भार प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान किसके अंदर, ग्राम के अंदर, बटे बिलियन का द्रव्यमान किसके अंदर, ग्राम के अंदर, इनटू 100। ये होता है आपका भार प्रतिशत निकालने का सूत्र। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है आपका 10% ग्लूकोज का जल में विलयन, यानी 10% ग्लूकोज को जल में घोला जा रहा है। तो 10% का मतलब क्या हो गया आपका, कि जो 100 ग्राम आपका विलयन है उसमें से 10% आपका क्या है, ग्लूकोज, और 10% का मतलब हो गया 10 ग्राम ग्लूकोज है। 10 ग्राम ग्लूकोज है तो बचा हुआ आपका 100 ग्राम में से 90 ग्राम क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। अब हमने देखा था जो आपका विलयन में घटक कम मात्रा में उपस्थित होता है वो कहलाता है आपका विलय। क्या कहलाता है, विलय कहलाता है। और जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो क्या कहलाता है, विलायक। तो इस एग्जाम्पल के अंदर जो आपका 90 ग्राम जल है वो विलायक है, 10 ग्राम ग्लूकोज है वो क्या है, विलय है। अगली बात करें आयतन प्रतिशत, ये तो था आपका द्रव्यमान प्रतिशत। अब बात करते हैं आयतन प्रतिशत की। किसकी बात करते हैं, आयतन प्रतिशत की बात करते हैं। तो 100 ml बिलियन में उपस्थित आयतन की, यानी 100 ml बिलियन में उपस्थित आयतन विलय के आयतन को, यानी 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय का जो आयतन होता है उसे कहते हैं आयतन प्रतिशत। और इसकी अगर बात करें तो लिखते कैसे हैं इसे, तो इसे लिखते हैं स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी परसेंटेज से। अगर इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र क्या है, देखो पहले वहाँ पर हमारा द्रव्यमान था लेकिन यहाँ पर क्या है, आयतन है। तो आयतन प्रतिशत, तो देखो पहले एग्जाम्पल में जो पहली आपकी सांद्रता इकाई थी उसमें था द्रव्यमान, तो हम दोनों में हमने क्या लिखा था, आयतन लिखा था, सॉरी द्रव्यमान लिखा था, द्रव्यमान था वहाँ पर। यहाँ पर क्या है, आयतन है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आयतन। जैसे विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन, और दोनों किसके अंदर होने चाहिए, ml के अंदर, इनटू 100। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम एथेनॉल का 10% जल में विलयन। अब जो आयतन है जल का वो कितना हो गया, 100 ml, और 100 ml में से 10% यानी 10 ml क्या है आपका, 10 ml क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, इसके अगर एक और एग्जांपल की बात करें, जैसे ये एग्जांपल लिखा हुआ है नोट में, ये जो डब्ल्यू बाई वी दिखाई दे रहा है वो है आपका वी बाई वी परसेंटेज। अब कितना परसेंटेज, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो क्या है, डब्ल्यू बाई वी नहीं है, यहाँ पर वी बाई वी है, नोट है। ठीक है, ये क्या 35% वी बाई वी एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग वाहनों के इंजनों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। यानी 35% एथिलीन ग्लाइकोल के विलयन का उपयोग वाहनों के इंजनों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा, आयतन प्रतिशत। अब अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशत, सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, द्रव्यमान प्रतिशत। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, आयतन प्रतिशत। अब दोनों को मिलाकर एक और इकाई बनेगी जिसका नाम है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत।
अब इसमें क्या होगा, तो 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम्य मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं, जिसे W/V परसेंटेज से लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, जो द्रव्यमान है वो तो होगा विलय का, और जो आयतन है वो होगा आपके विलयन का। किसका होगा? विलयन का। तो अगर इसके सूत्र की बात करें तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का जो सूत्र है वो क्या है, तो वो सूत्र है आपका W/V परसेंटेज इजिकल टू विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इंटू 100। अगर आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना है, तब यह सूत्र लगाना है कि विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इंटू 100। ठीक है। अब बात करें कि इसका उदाहरण क्या रहने वाला है, तो उदाहरण मान लो कि 100 ml जल में 5 ग्राम चीनी, 100 ml जल में 5 ग्राम चीनी। तो 100 ml देखो, तो 100 ml तो क्या हो गया? विलयन का आयतन। 5 ग्राम चीनी क्या होगी? विलय का द्रव्यमान। इस प्रकार से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये हो गई आपकी 3 सांद्रता इकाई। और चौथी सांद्रता इकाई की बात करूं मैं, तो चौथी सांद्रता इकाई आपकी पार्ट्स पर यानी प्रति मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन, शॉर्ट में लिखते हैं इसको ppm। क्या लिखते हैं? ppm लिखते हैं, जिसमें से पहली p का मतलब पार्ट्स, दूसरी p का मतलब पर या प्रति, तो m का मतलब मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है। तो बात करें कि ppm होती क्या है? जब विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो तो, जब विलय की मात्रा क्या हो? अत्यंत सूक्ष्म हो तो सांद्रता को मापने के लिए ppm का उपयोग किया जाता है। जब विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म होती है तो उस टाइम पर विलय की सांद्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ppm का। इसके लिए अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि कोई टीचर है एक, जो 10 लाख स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ा रहा है, तो अगर हम वहाँ पर देखें कि जो आपका टीचर है, आपके टीचर की संख्या है वो स्टूडेंट्स की तुलना में बहुत ही सूक्ष्म है, तो इस तरह के अगर एग्जाम्पल दिखते हैं या क्वेश्चन दिखता है, वहाँ पर आपको क्या किया जाता है? वहाँ पर आपको क्या करना है? वहाँ पर आपको इस सांद्रता इकाई का उपयोग करना है। जैसे कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बताऊँ तो आपका 1 लीटर समुद्री जल है और एनसीईआरटी ने मान रखा है कि 1030 ग्राम, अगर 1 लीटर को 1030 ग्राम मान रखा है, जिसके अंतर्गत आपकी 6 × 10⁻³ ग्राम O2 गोली जा रही है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आपकी का कि 1 लीटर यानी 1030 ग्राम समुद्री जल के अंदर 6 × 10⁻³ ग्राम क्या गोली जा रही है? O2 गोली जा रही है, जो इसकी ppm में सांद्रता मिलती है ना, वो मिलती है आपको 5.8 ppm। तो आप देख सकते हैं कि 1030 ग्राम की अपेक्षा जो 6 × 10⁻³ है वो कितना छोटी संख्या है, कितनी छोटी मात्रा है। और इसकी ppm अगर ज्ञात करते हैं तब आती है ppm में सांद्रता 5.8 ppm। ठीक है। और इसके अगर सूत्र की बात करें तो सूत्र है ppm इजिकल टू अवयव के भागों की संख्या, मतलब जिसकी सांद्रता आप ज्ञात कर रहे हो उसके अवयव के भागों की संख्या बटे बिलियन के कुल अवयवों की संख्या। बिलियन में कितने अवयव उपस्थित हैं, बिलियन के अंदर कितने अवयव उपस्थित हैं, उस बिलियन के अंदर कितने अवयव उपस्थित हैं बट्टे में वो लिखना है इंटू, और ये जीरो नहीं यहाँ पर लिखना है 10⁻6। क्या? 10⁻6। अब 10⁻6 क्यों लिखी? तो आपको बताएं मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। क्या होता है? 10 लाख। मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख होता है। और 10 लाख में आप देखोगे तो 6 जीरो आते हैं, इसलिए लिख दिया हमने 10⁻6। अब एक और चीज़ बताऊं जो एनसीईआरटी बोलती है कि जो आपकी ppm है उसको आप द्रव्यमान प्रतिशत में भी निकाल सकते हो। ठीक है, द्रव्यमान के आधार पर भी निकाल सकते हो, आयतन के आधार पर भी निकाल सकते हो, यानी मास के भी, वॉल्यूम और मास वॉल्यूम दोनों के, तीनों इकाइयों के आधार पर आप ppm को भी ज्ञात कर सकते हो। जैसे कि एक सूत्र बताऊं तो विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 10⁻6, ये किसके अनुसार है? द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार। वॉल्यूम के अनुसार निकालनी है तो विलय का द्रव्यमान की क्या लिख देंगे? आयतन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आयतन लिख देंगे। यहाँ भी आयतन लिख देंगे। तो आप
जो आपकी ppm सांद्रता है उसको आप द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और आयतन प्रतिशत में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी चौथी सांद्रता इकाई। पांचवी सांद्रता इकाई की बात करूं मैं, तो पांचवी सांद्रता इकाई है मोल अंश, या तो आप देखो मोल अंश कहो या मोल भिन्न कहो या फिर मोल प्रभाज कहो, तीनों में से कुछ भी कह सकते हो। अब ये होता क्या है तो उसको समझते हैं सबसे पहले अपन कि ये होता क्या है। ठीक है, तो बात करें किसी घटक के मोलों की संख्या विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल भिन्न या मोल प्रभाज कहते हैं, जिसे एक्स या इसे जो आपकी साइंटिफिक भाषा है उसमें काई कहते हैं। और इसे इस प्रकार से बनाते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं उसको, इस प्रकार से बड़ी एक्स के समान बनाते हैं और इसको एक काई बोलते हैं। ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं समझ में कैसे है, मैं बताता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि बोला क्या है, जो लैंग्वेज है वो क्या है। मान लो एक पात्र है और इस पात्र के अंदर दो पदार्थ हैं। पहला तो ये लाल लाल, ठीक है, और दूसरा मैं इसमें दूसरे कलर से डाल देता हूँ, दूसरा ये आपका नीला नीला। ठीक है, इस पात्र के अंदर दो पदार्थ हैं, दो पदार्थों से मिलकर आपका विलयन बना हुआ है। तो पहला जो अब घटक है या पदार्थ है वो ए है, दूसरा जो बी। अब देखो मैंने बोला क्या था कि किसी घटक के मोलों की संख्या, जैसे मान लो मुझे ए के सापेक्ष मोल अंश ज्ञात करना है। क्या करना है, मुझे ए के सापेक्ष मोल अंश ज्ञात करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो ऊपर किसी घटक के मोलों की संख्या, मोलों की विलयनों उपस्थित सभी अवयवों की मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश, मोल भिन्न या मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर मुझे मान लो कि अवयव ए के क्या निकालने हैं, मोल अंश, तो एक्स ए इजिकल टू ऊपर क्या लिखूंगा मैं, जिस घटक के मैं निकाल रहा हूँ मोल अंश, तो उसके क्या लिखूंगा, मोल एन ए अपॉन विलयन के कुल मूल। तो विलयन के अंदर तो आपका बी भी उपस्थित है, तो विलयन के कुल मूल का मतलब एन ए प्लस एन बी। इस तरीके से अपन मूल मोल प्रभाज निकालते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर अवयव दो उपस्थित हैं, ए और बी। मोल कितने हैं, तो ए के मोल एन ए और बी के मतलब एन बी। ठीक है, अब अगर बात करें अपन ए के मोल अंश निकालने, एक्स ए का मतलब अवयव ए के मोल अंश, तो ये सूत्र क्या रहेगा, एन ए अपॉन, अभी बोला था मैंने, अवयव जो जिस अवयव के मोल अंश निकाल रहे हो उसके मोल बटे विलयन के कुल मोल। ये तो हो गया आपका एक अवयव के मोल अंश निकालने के लिए। अगर दूसरे अवयव के निकालने तब क्या लिखेंगे, एक्स बी इजिकल टू एन बी, यानी दूसरे अवयव के मूल बट्टे विलयन के कुल मूल। तो ये सूत्र आपको याद रखने दोनों, किसी भी, जैसे मान लो किसी भी आपको योग अवयव के क्या निकालने, मोल अंश निकालने हैं, तब आपको ये याद रखने हैं। और अब यहाँ पर से भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ, जो आपके सभी अवयवों के मूल प्रभाज का कुल मान, जो कुल मान है वो कितना होता है, तो वो होता है कुल मान आपका एक्स ए प्लस एक्स बी इजिकल टू 1। यानी कितने भी अवयव हों आपके विलयन के अंदर, 1 2 5 10 कितने भी अवयव उपस्थित हों, उनका कुल मान कितना होगा, 1 होगा। यानी मोल प्रभाज का अधिकतम मान कितना हो सकता है, 1। और दूसरी चीज़ और बता दूं मैं इसमें आपको, जो मोल प्रभाज है या मोल अंश है, मोल प्रभाज है या मोल अंश है, उसकी अगर इकाई की बात करें या मात्रक की बात करें, तो ये आपका मात्रकहीन होता है। कैसा होता है, मात्रकहीन होता है। अब मात्रकहीन कैसे होता है सर, चलो तो बताता हूँ मैं आपको कि मात्रकहीन कैसे होता है ये। जैसे यहाँ पर बात करें, पहले अवयव में बात कर लेता हूँ मैं, पहले अवयव में मोल अंश लिखा हुआ है, ये वाला सूत्र। तो ये देखो, ये भी मोल है आपका, और विलयन के कुल मोल लिखोगे तो नीचे भी मोल है, मोल से मोल कैंसिल, क्या बचा, कुछ नहीं। तो ये जो आपका मोल अंश है ना, वो कैसा होता है, मात्रकहीन, यानी मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता। इसी प्रकार आप दूसरे को देखोगे तो दूसरे में ऊपर मोल है, नीचे मोल है, मोल बट्टे मोल कितना बचा है, 1, यानी कोई मात्रक नहीं। तो आपके जो मोल अंश है वो क्या होता है, आपका मात्रकहीन होता है। ठीक है, ये हो गए आपके मोल अंश। और अब अगर बात करें हम मोलरता, अगली सांद्रता इकाई क्या है आपकी, मोलरता।
तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। यानी 1 लीटर विलयन हो, उसके 1 लीटर विलयन के अंदर विलय के कितने मोल प्रेजेंट हैं, वो उस विलयन की क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी, जिसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। जो आपकी मोलरता होती है उसको किससे प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। और अगर बात करें तो मोलरता को मोल प्रति लीटर में मापा जाता है। यानी मोलरता की अगर मात्रक की बात करें तो मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। क्या होता है, मोल प्रति लीटर। ठीक है, अगर इसको सही तरीके से समझें तो मान लो ये पात्र है मेरे पास, इसके अंदर कोई पदार्थ डला हुआ है आपका, जिसका आयतन है 1 लीटर। अब इस 1 लीटर विलयन के अंदर जो विलय है उसके मोलों की संख्या कितनी है, वो क्या कहलाएगी, आपकी मोलरता कहलाएगी। अब इसके सूत्र की बात करें तो सूत्र है इसका, मोलरता इज इक्वल टू विलय के मोल बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। किसके अंदर, लीटर में। अब मोल क्या होते हैं सर विलय के, तो मोल बराबर होता है हमारा विलय का भार बट्टे विलयन का अणुभार। विलय का भार बट्टे विलयन का अणुभार। मोल इज इक्वल टू होता है विलय का भार बट्टे विलय का अणुभार। अब अगर मान लो इस मोल को मैं इसकी जगह लिख दूं तो लिख सकते हैं अपन। तो अगर इसको इसकी जगह लिखूं तब सूत्र बनेगा आपका मोलरता इज इक्वल टू विलय का भार बट्टे विलय का अणुभार इंटू 1 बट्टे विलयन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में। पहला सूत्र तो ये बन गया। अब कब है ये सूत्र, तब आपका आयतन लीटर के अंदर हो। अगर आपका आयतन ml के अंदर है तब क्या लिखोगे, तो आपको पता है कि अगर ml में तो लीटर में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे। अब 1000 से डिवाइड करोगे तो ये कहाँ जाएगी, ऊपर। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ 1000 हो जाएगी। तो ये सूत्र कब यूज करना है, जो रेड बॉक्स में मैंने बंद किया है कि WB मतलब, WB का मतलब विलय का भार, MB मतलब विलय का अणुभार, और दूसरा 1000 मतलब WB अपॉन MB इंटू 1000 बट्टे VML। जब आपका आयतन ml के अंदर हो, जब आपका आयतन ml के अंदर हो तब आपको क्या करना है, ये वाला सूत्र लगाना है मोलरता ज्ञात करने के लिए। और अगर आपका आयतन लीटर के अंदर है तब ये वाला सूत्र लगाना है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि मोलरता क्या है। अब मोलरता की एक और खास बात बताता हूँ, वो खास बात क्या है, वो है मोलरता ताप पर निर्भर करती है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर करती है। और इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें कि जो आपकी मोलरता है तो ताप पर निर्भर करती है, जो आयतन का फलन होता है। अब आयतन के फलन का मतलब क्या होता है सर, कि जिन सांद्रता इकाइयों के अंदर आयतन आता है वे सभी सांद्रता इकाई आपकी ताप पर निर्भर करती हैं। इस चीज़ को भी विशेषकर ध्यान रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे की सांद्रता इकाई आपकी अगली वो है मोललता। क्या है, मोललता। तो 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। देखो जो मोलरता थी वो 1 लीटर विलयन था, क्या था, विलयन। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर है कि 1 kg विलायक में विलय के कितने मोल घुले हुए हैं, वह सांद्रता क्या कहलाएगी, उस विलयन की मोलरता। जिसको व्यक्त किससे करते हैं, कैपिटल एम से, सॉरी स्मॉल एम से। कैपिटल एम से तो हम क्या लिखते हैं, मोलरता को। अब मोलरता को अगर मात्रक की बात करें तो मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति केजी। क्या होता है, मोल प्रति केजी होता है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो मोलरता आपके ताप पर निर्भर नहीं करती है। मैंने बता दिया आपको कि जिस सांद्रता इकाई के अंदर आपका आयतन आ रहा है वो तो आपकी डिपेंड करेगी किस पर, वो डिपेंड करेगी आपकी ताप पर। जिसके अंदर आयतन नहीं आ रहा है वो डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, अब इसके भी सूत्र की बात करते हैं। तो इसका सूत्र क्या है आपका, इसका सूत्र है मोलरता इज इक्वल टू विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। अब मोलरता होती तो यहाँ क्या लिखा था हमने, यहाँ लिखा था विलयन का आयतन। अब आपको बताया कि विलय के मोल क्या है, विलय का भार बट्टे विलय का अणुभार। तो इसको क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे इसकी जगह। तब क्या बनेगा, तब बनेगा आपका मोलरता इज इक्वल टू विलय का भार बट्टे विलय का अणुभार इंटू 1 बट्टे विलायक का द्रव्यमान केजी में।
ये सूत्र कब लगाना है, मोललता निकालनी है तो अगर आपका विलायक का द्रव्यमान केजी में, अगर विलायक का द्रव्यमान ग्राम के अंतर्गत है तब कौन सा सूत्र लगाना है, तब सूत्र लगाना है आपको मोललता इज इक्वल टू विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार इंटू 1000 अपॉन विलायक का द्रव्यमान। ये सूत्र यूज करना है जब आपका जो विलायक का द्रव्यमान है वो ग्राम के अंदर हो। और शॉर्ट में क्या लिखें, तो शॉर्ट में लिखना है एम बराबर डब्ल्यू बी का मतलब विलय का भार, एम बी मतलब विलय का अणुभार 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, और डब्ल्यू ए का मतलब क्या है, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। ठीक है, ये चीज़ें आपको मोललता के बारे में याद रखनी है। और जो आपकी नेक्स्ट सांद्रता इकाई है वो है नॉर्मलता। क्या है, नॉर्मलता है। नॉर्मलता के बारे में अगर बात करें तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। देखो अभी हमने मोलरता के अंदर पढ़ा था कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोल, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशली आपका ग्राम तुल्यांकों की संख्या। किसकी संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी 1 लीटर विलयन है उसके अंदर विलय के कितने ग्राम तुल्यांक प्रेजेंट हैं वो क्या कहलाएंगे, उस विलयन की नॉर्मलता कहलाएंगे। और इसको लिखते किससे हैं, तो एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। तो नॉर्मलता के लिए क्या लिखेंगे हम, नॉर्मलता के लिए नॉर्मलता इज इक्वल टू विलय के तुल्यांक बट्टे विलयन का आयतन, किसके अंदर, लीटर में। अब विलय के तुल्यांक क्या होते हैं, तो विलय के तुल्यांक की बात करें तो विलय के तुल्यांक इज इक्वल टू विलय का भार बट्टे तुल्यांक की भार। विलय के तुल्यांक की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, विलय का भार बट्टे तुल्यांक की भार। तो ये लिखा मैंने यहाँ पर नॉर्मलता इज इक्वल टू विलय का भार बट्टे तुल्यांकी भार इंटू विलयन का आयतन लीटर में। अब ये तुल्यांकी भार क्या होता है सर, तो तुल्यांकी भार होता है आपका अणुभार बटे संयोजकता कारक। क्या होता है, अणुभार बटे संयोजकता कारक, ये होता है आपका क्या, तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार की जगह इसको लिख दूंगा मैं। अब जैसे इसको लिखूंगा तो नॉर्मलता इज इक्वल टू बनेगा आपका विलय का भार बटे अणुभार बटे संयोजकता कारक इंटू विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन भी किसमें, आपका लीटर के अंदर। अभी अब देखो आपको पता है संयोजकता कारक नीचे है तो कहाँ चले जाएगा, ऊपर। नेक्स्ट जो लास्ट फॉर्मूला है वो क्या बनेगा आपका, वो बनेगा क्या, नॉर्मलता बराबर विलय का भार बट्टे अणुभार विलय का इंटू विलयन, ऊपर लिखे हैं संयोजकता कारक इंटू विलयन का आयतन लीटर में। अगर मान लो विलयन का आयतन आपका लीटर के अंदर ना होकर मिलीलीटर में, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर 1000 का गुणा कर देना है। तो ये आपका शॉर्ट फॉर्मूला है। वी एफ का मतलब वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं कि संयोजकता कारक कैसे निकालें सर। किसकी बात करेंगे, संयोजकता कारक कैसे निकालें सर। तो संयोजकता कारक निकालने के लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, ये देखना है जो मैं बता रहा हूँ। अगर अम्ल है तो अब H+ आयनों की संख्या देखनी है। कैसे देखनी है, जैसे HCl के संयोजकता कारक की बात करें, HCl के संयोजकता कारक की बात करें तब 1 होता है क्योंकि यहाँ पर 1 H+ मिलता है। H2SO4 की संयोजकता कारक की बात करें तब 2 होता है क्योंकि यहाँ 2 H+ मिलते हैं। H3PO3 की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं 3 हाइड्रोजन, लेकिन मिलते कितने हैं, 2 H+ मिलते हैं। संयोजकता कारक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 क्यों मिलते हैं, तो एक आपका ऑक्सीजन के संग जुड़ा रहता है, बाकी के 2 मिल जाते हैं आपको। ठीक है, अगर आपका क्षार है तब क्या करना है, संयोजकता कारक के लिए OH- आयनों की संख्या देखनी है आपको। कैसे, NaOH की बात करें तो NaOH में 1 OH है, संयोजकता कारक 1। MgOH का होल्टॉइच की बात करें तब क्या है, तो इसमें 2 OH दिखाई दे रहे हैं तो संयोजकता कारक 2। AlOH का होल्टॉइच की बात करें तब कितने आपके 3 OH दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्षार का संयोजकता कारक, यानी क्षार में जितने आपके OH- आयन प्रेजेंट हैं वो क्या कहलाएंगे, उसके संयोजकता कारक। अगर सर लवण है तो कैसे लिखा रहे हैं, तो लवण के लिए क्या करना है, आपको धनायन पर आवेश देखना है। उसके लिए एग्जाम्पल है आपका AlCl3। क्या है, AlCl3। ठीक है, अब जैसे आप AlCl3 को देखोगे तो ये कैसे बना होगा, Al+3 Cl-। अब यहाँ देखोगे तो जो आपका AlCl3 है तो उसमें एल्यूमिनियम पर कितना प्लस चार्ज है, +3, तो इसका संयोजकता कारक कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो ये होती है यहाँ पर आपकी सभी सांद्रता इकाइयाँ कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे आगे देखेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लाइक करने में
कंजूसी ना करें, कमेंट करें और वीडियो को चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।